आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध भारत के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया था कि भारत पर शासन कौन करेगा। इसीलिए यह युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बक्सर के युद्ध में तीन प्रमुख शक्तियां मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, और इन सबकी सम्मिलित सेना वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से इसका सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है। इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम के भाग्य का फैसला हुआ। मीर कासिम के प्रारंभिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उसका जन्म किसी शासक परिवार में ही हुआ होगा, तभी मीर जाफर ने इसे अपना दामाद बनाया होगा। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम को पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में नियुक्त किया, जहां उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मीर कासिम एक योग्य सेनापति था। मीर जाफर के पुत्र मीरन की मृत्यु के बाद मीर कासिम की महत्वाकांक्षा जाग उठी और वह बंगाल का नवाब बनने का स्वप्न देखने लगा। उस समय ब्रिटिश गवर्नर वेंसीस्टार्ट के साथ सांठगांठ करके वह बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। मीर कासिम नवाब तो बन गया, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। जैसे कि पहली समस्या जो इसकी थी वो थी धन की समस्या। धन की समस्या मीर कासिम के सामने सबसे बड़ी थी, क्योंकि अंग्रेजों से जो संधि हुई थी इसके अनुसार मीर कासिम को अंग्रेजों को बहुत सा धन दिया जाना था। शासन व्यवस्था को सुधारने और सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। दूसरी समस्या जो थी वो थी सेना का पुनर्गठन। मीर कासिम ने सेना की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को भी अनुभव किया, ताकि वह बाहरी आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों को सामना कर सके। बंगाल को अभी भी अली गौहर के आक्रमण, मराठों की लूट खसोट, अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय बना हुआ था, और वीरभूम के जमींदार और बिहार के नायब सूबेदार जैसे आंतरिक शत्रुओं का भी दमन करना था। तीसरी जो इसकी समस्या थी वो थी अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करना, या अंग्रेजों के नियंत्रण से स्वयं को मुक्त करना। मीर कासिम ने अपने ससुर से गद्दारी करके और अंग्रेजों से कई प्रकार के वादे करके नवाब बना था, लेकिन वह शीघ्र ही समझ गया कि यदि नवाबी करनी है तो अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्ति पानी है। इसके लिए उसने कई प्रयास किए। सबसे पहले उसने राजधानी परिवर्तन की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफी दूर थी। यहाँ वह कंपनियों के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकता था। उसने दूसरा कार्य किया कि बारूद और तोप बनाने के कारखाने की स्थापना की मुंगेर में ही, ताकि वह सेना को प्रशिक्षित कर सके। सेना को प्रशिक्षित करने के लिए उसने फ्रांसीसी और अमेरिकी अधिकारियों को नियुक्त किया। साथ में उसने जमींदारों और अधिकारियों का भी दमन किया। उन अधिकारियों जमींदारों का दमन किया जो नवाब की अवज्ञा करते थे और ठीक प्रकार से कर नहीं चुकाते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने बिहार के नवाब नायब सूबेदार राम नारायण को हटा करके उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उसे बंदी बना दिया। बंगाल में शांत व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उसने अवध के नवाब से भी समझौता किया, ताकि
अब बंगाल की सीमावर्ती जो शांति व्यवस्था कायम है। अगली जो उसने धन की समस्या को छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों को पुरानी देनदारी चुकाने, कंपनी के अधिकारियों को उपहार देने और शासन चलाने के लिए उसने कई उपाय किए। उसे जिस किसी व्यक्ति के पास अधिक धन होने की जानकारी मिली, उसे मीर जाफर का समर्थक ठहराकर उसके धन को मीर कासिम ने जब्त कर लिया। पुराने राजकीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्तियां जब्त की। राजस्व विभाग में विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया। सरकारी खर्च में कमी करने के लिए अनेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जनता पर नए कर लगाए और इन प्रयासों से राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ झगड़ा शुरू हुआ। अंग्रेजों के साथ झगड़ा उठ खड़े होने के कई कारण थे। इनमें से अधिकांश कारण अंग्रेजों की तरफ से खड़े किए गए थे, जिसमें सबसे पहला प्रमुख कारण जो था वो था अली गौहर को बादशाह के रूप में मान्यता देना। 1761 के प्रारंभ में अली गौहर ने अंग्रेजों से बातचीत आरंभ की और स्वयं को दिल्ली का सिंहासन बैठाने में सहायता मांगी। अंग्रेजों ने उसे पटना आमंत्रित करके शाही सम्मान के साथ स्वागत किया और मीर कासिम को विवश किया कि वह शाह आलम को बादशाह माने। अंग्रेजों ने मीर कासिम से शाह आलम को 12 लाख रुपए नजराने के भी दिलवाए। अंग्रेजों ने शाह आलम के नाम से सिक्के भी ढलवाए। अंग्रेजों की इस नीति के कारण मीर कासिम की स्थिति और कमजोर हुई और मीर कासिम को लगा कि कहीं उसकी नवाबी ना छिन जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंधों में तनाव हुआ। दूसरा मुख्य कारण था कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही या फिर कहें उनका व्यापारिक एकाधिकार। प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की और अधिक आजादी मिली। अंग्रेज बिना सीमा शुल्क चुकाए धड़ल्ले से व्यापार करते थे। प्रांतों के भीतर में भी अंग्रेज अधिकारियों ने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए। इन कारखानों में नमक के भी थे, सुपारी, घी, चावल, मांस, मछली, चीनी, तंबाकू, ऐसे कई वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। कारखानों की देखभाल के लिए भारतीयों को गोमास्ता यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज मालिक की देखा देखी में भारतीयों ने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना प्रारंभ किया। इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ा कि एक तरफ नवाब की आय घट गई और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों के लिए कारोबार चलाना कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें समय समय पर सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। अंग्रेज व्यापारियों की तुलना में सस्ती दर पर भारतीय व्यापारी सामान बेचने में समर्थ नहीं थे। इस कारण अंग्रेज और भारतीय व्यापारियों के बीच व्यापार जो खाई थी वो बढ़ती चली गई और भारतीय व्यापारियों का व्यापार घटता चला गया। ऐसी कुछ परिस्थितियां ही थीं जिनके कारण अंग्रेजों और नवाब के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में नवाब ने भारतीय व्यापारियों से चुंगी हटाने का निर्णय ले लिया। मीर कासिम ने कंपनी और उनके अधिकारियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। फोर्ट विलियम के गवर्नर वेंस्टार्ट से शिकायत भी की गई। वेंस्टार्ट स्वयं मुंगेर गया और उसने मीर कासिम से व्यक्तिगत विचार विमर्श किया और इस बात पर सहमत हो गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी, जबकि भारतीय व्यापारी 25 से 30% शुल्क अदा करेंगे। लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने वेंस्टार्ट के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इससे निराश होकर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजी व्यापारियों की भांति निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अब उन्हें भारतीय व्यापारियों से बराबरी के स्तर पर स्पर्धा करनी पड़ी, जिसमें वो भारतीय व्यापारी आगे बढ़ने लगे और अंग्रेज
को हानि हुई। अब अंग्रेजों को लाभ के स्थान पर हानि होने लगी। अंग्रेजों ने नवाब से अपना आदेश वापस लेने को कहा, पर नवाब ने उनकी इस बात को ठुकरा दिया। इससे व्यापारिक संघर्ष फिर से प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न ये उठने लगा कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर मीर कासिम। इसके अलावा एक और है कि नवाब के खर्चे पर रखी गई सेना का नवाब के विरुद्ध ही प्रयोग। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर आरोप लगाया कि जो 1760 की संधि हुई थी उसके अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखा जाएगा उसके खर्च के लिए 3 जिले प्रदान किए गए। वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है, ऐसा नवाब ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी उन जिलों को वापस लौटा दे और उन जिलों से जो राजस्व वसूल किया है उसे भी लौटा दे। इस आदेश से दोनों पक्षों में और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में कलकत्ता काउंसिल ने अपने 2 सदस्यों जो नाम थे हे और अमायत को नवाब से वार्ता करने के लिए भेजा। नवाब ने कलकत्ता काउंसिल के प्रस्ताव को ठुकरा कर हे को बंदी बना लिया। इस पर एलिस ने पटना पर आक्रमण करके बाजार को लूट लिया, कई लोगों को मार दिया। नवाब के इस हाथापाई में अमायत मारा गया और मीर कासिम ने सेना भेजकर पटना पर फिर अधिकार कर लिया और एलिस और उसके साथियों को बंदी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर कासिम दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही कर रहे थे। इस कारण दोनों के बीच निर्णायक युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो गई। ऐसा संभव नहीं था कि अंग्रेज बिना खून चूसे रह जाएं और उन्हें धन की इतनी भूख थी कि उसे पाने के लिए किसी हद तक गिर सकते थे। नवाब उनकी इस अभिलिप्सा में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए कलकत्ता काउंसिल ने नवाब को पद से हटाने का निर्णय लिया। जून 1763 मेजर एडम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी और 19 जुलाई 1763 कटवा के पास मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की सेना पराजित हुई। इसके बाद भी 3 युद्ध लड़े गए और इन समस्त युद्धों में मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम पटना की तरफ भाग गया और पटना में अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदी जिसमें राजा राम नारायण, सेतुबंद आदि से उन सबको मौत के घाट उतार के अवध चला गया। मीर कासिम के भाग जाने के बाद जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब की गद्दी फिर खाली हो गई, तो कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर के साथ नया समझौता करके मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया और मीर जाफर ने अंग्रेजों की समस्त अनुचित मांगे मान ली। कंपनी को जो कुछ हानि हुई थी उसे भी पूरा करने का वचन दिया। मीर जाफर पहली बार सिराजुद्दौला से गद्दारी करके नवाब बना था। उस समय भी उसने बंगाल का खजाना अंग्रेज अधिकारियों पर लुटा दिया था। दूसरी बार उसने अपने दामाद को हटा दिए जाने के बाद नवाब बना था और इस बार भी कंपनी के अधिकारियों ने चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे बंगाल में अराजकता मच गई। इस संबंध में क्लाइव कहता है कि मैं केवल यही कहूंगा कि अराजकता, अव्यस्तता, घूसखोरी, भ्रष्टाचार का ऐसा दृश्य जो बंगाल में इस समय है, ऐसा मैंने ना कभी देखा था ना कभी सुना था। क्लाइव का अनुमान था कि कंपनी और उसके कर्मचारियों ने मीर जाफर से लगभग 3 करोड़ की रकम वसूल की थी। क्लाइव द्वारा की गई यह अभिव्यक्ति ग्लानि युक्ति, अपराध बोध युक्त समझी जानी चाहिए, क्योंकि बंगाल के नवाब से रुपये ऐंठने का खेल उसी ने प्रारंभ किया था। मीर कासिम ने बंगाल से भाग जाने के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। इन दिनों शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम के साथ इलाहाबाद में था। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य लंबे समय से संबंध अच्छे नहीं थे। शुजाउद्दौला ने अगस्त 1763 में भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अंग्रेजों की सहायता देने का प्रस्ताव रखा, पर जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजाउद्दौला का विचार बदल गया, क्योंकि उस समय मीर कासिम के पास लगभग 10 करोड़ के
हीरे जवाहरात थे और शुजाउद्दौला उसकी इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। इसके अलावा मीर कासिम की ओट में बंगाल और बिहार में अपना प्रभाव बनाने में लगा था। शुजाउद्दौला ने एक ओर तो मीर कासिम का स्वागत किया, दूसरी ओर उसने अंग्रेजों से बातचीत जारी रखी। लगभग 6 माह का समय निकल गया। जब अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। मुगल बादशाह शाह आलम भी उन दोनों के साथ हो गया। शाह आलम ने भी दोहरी चाल चली। एक ओर वह शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चल पड़ा और दूसरी तरफ उसने गुप्त रूप से अंग्रेजों को लेख भेज दिया कि वह व्यवस्था में शुजाउद्दौला का साथ दे रहा है। अंग्रेजों ने बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर में शुजाउद्दौला की सेना से लड़ने का निर्णय लिया। सेनापति मुनरो 8000 सैनिकों के साथ बक्सर पहुंचा। शुजाउद्दौला की भी सेना वहां पहुंची। अंग्रेजों ने युद्ध आरंभ होने से पहले शुजाउद्दौला के कुछ अधिकारी असद खां, जैनुल आबदीन, गुलाम हुसैन खां और साहू मलादी को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से हारकर मैदान से भाग खड़ी हुई। अंग्रेजी सेना के 825 सैनिक मारे गए। शुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। शुजाउद्दौला भी उससे भाग निकला। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। जनवरी 1765 बनारस के पास शुजाउद्दौला पुनः पराजित हुआ और अंग्रेजों ने चुनार और इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। शुजाउद्दौला ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 में मल्हार राव और शुजाउद्दौला दोनों को अंग्रेजों ने पराजित किया। अंत में शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली पहुंचा, जहां वह 12 वर्ष तक जीवित रहा और 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हुई। बक्सर का युद्ध मध्यकालीन भारत इतिहास का निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। इस युद्ध का महत्व प्लासी के युद्ध से भी अधिक था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के रास्ते अंग्रेजों के लिए खोले थे, लेकिन बक्सर के युद्ध ने पूरे भारत के रास्ते अंग्रेजों के लिए खोल दिए। मुगल बादशाह शाह आलम और शुजाउद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हुए। ये था हमारा टॉपिक बक्सर का।